नमस्कार, मैं हूं आरती भट्ट और आप देख रहे हैं आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक एसोसिएशन, वो मंच जहां हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की, उन मुद्दों की जो जन सरोकार से जुड़े हैं, वो मुद्दे जो देश में प्रगति की बात करेंगे। और आज इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कैंट विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी दिलप्रीत सिंह जी। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक ऐसा मंच है जहां पे हम प्रगतिशील राजनीति या फिर प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स को बढ़ावा देना चाहते हैं। तो इस समय जो देश में राजनीति चल रही है, जो भी राजनीतिक पार्टियों द्वारा तौर तरीके अपनाए जाते हैं, उसको लेकर आप कितना संतुष्ट हैं या उसमें क्या बदलाव देखना चाहते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि जो आज की राजनीति है पूरे देश की, वो कहीं ना कहीं बांटने का काम कर रही है। जो यूथ है वो अपने आप में एक वर्ग है, उसको हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में बांटना नहीं चाहिए। लेकिन आज की राजनीति उन युवाओं के दिमाग पे भी हावी हो रही है। हम लोग ने जो सीखा, जो राजनीति में समझा और जिस तरह से सेवा भाव से राजनीति में युवाओं को आना चाहिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो मिस हो रहा है। आज की राजनीति को लेकर कहीं ना कहीं उसमें बदलाव होने चाहिए। आपने युवाओं की बात की, तो हमने देखा जाता है कि युवाओं की भागीदारी राजनीति में कम देखी जाती है। तो इसमें आप दोष क्या मानते हैं? क्या मतलब इसमें कोई एक पैरामीटर नहीं है राजनीति में आने का, या फिर हमारे युवा जो है देश के, वो इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं राजनीति में आने, या फिर पार्टियां उन्हें मौका नहीं देती है? देखिए, आपके 3 सवाल हैं। युवाओं को मौका मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं जब वो पॉलिटिक्स में एंटर होते हैं, मुझे लगता है कि उनको एक सपने के साथ आना चाहिए। बहुत सारे युवा बिना सपने के राजनीति में आते हैं। हम लोग जब पढ़ाई करते हैं तो हम लोग का एक सपना होता है कि हमें अगर ग्रेजुएशन करनी है तो किस फील्ड की करनी है, और उसके बाद हम लोग को किस फील्ड में जाके नौकरी करनी है। तो पॉलिटिक्स भी कहीं ना कहीं एक सपने का हिस्सा है। आपने बताया जैसे कि राजनीति बेसिकली एक समाज सेवा है, जो आपने बात कही, लेकिन बहुत से इसको नहीं समझते। इसमें कहीं ना कहीं जाति धर्म, जाति पात या फिर धर्म की राजनीति हम लोग देखते हैं। तो आपको क्यों लगता है कि ये मुद्दे जो मैं बात कर रही हूँ, कि जो धर्म की राजनीति है या जाति की राजनीति है, ये क्यों नहीं राजनीति का हिस्सा होना चाहिए? हमारी जनता को आप ये चीज़ समझाइए। देखिए, पहली चीज़, जब युवा राजनीति में आता है तो वो बड़े साफ मन से आता है। लेकिन जब राजनीति में जो पुराने लोग हैं, उनके हिसाब से आज थोड़ा सी हीन भावना आ गई है पॉलिटिशियंस को लेकर। जो युवा है वो सोचता है कि राजनीति करने वाला व्यक्ति वो सब एक ही प्रकार के, और कहीं ना कहीं मन में, दिल में उनको ये है कि भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा है आज की डेट में, और पॉलिटिशियन मतलब भ्रष्टाचार का एक केंद्र, एक हिस्सा। मुझे लगता है सबसे पहले युवाओं को ये सोचना बंद करना पड़ेगा। सर, कि अब चुनाव आने वाले हैं, तो देखा जाता है कि जब भी चुनाव आते हैं तो कोई ना कोई एक राष्ट्रीय मुद्दा उठ जाता है या कोई ना कोई एक भावनात्मक मुद्दा उठ जाता है। जो वहाँ के स्थानीय मुद्दे होते हैं, जैसे कि बात की आपने सड़क, पानी, बिजली की, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं। तो इसका दोषी आप किसको मानते हैं? ये जनता है जो अपने मुद्दों से भटक जाती है, या फिर ये राजनीतिक पार्टियाँ जो उन्हें भटका देती हैं? देखिए, दोनों ही हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी कोविड पीरियड था, और कोविड पीरियड हम लोगों ने हम अपनी उम्र में नहीं देखा, शायद हमारे पेरेंट्स ने या उनके पेरेंट्स ने ये देखा हो कि एक महामारी आई थी 1919 में। तो जब बहुत सारे लोग प्रभावित हुए थे, काफ़ी लोग जो है इस दुनिया से चले गए थे। उसी तरह की महामारी इस बार ये कोविड के रूप में आई। अब ये कोविड बहुत लोगों को ले गया साथ में, बहुत लोगों के अपने चले गए, लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं अब वो फेलियर था, वो कहीं ना कहीं सिस्टम फेलियर था। हम लोग सही से काबू नहीं कर पाए उस चीज़ों को, बहुत लोग ख़त्म हो गए। मैं मेमोरी की बात कर रहा हूँ, जैसे आपने मेमोरी की बात की, लोग भूल जाते हैं। आज भी लोग उस चीज़ को भूल गए। लोग जैसे मान लीजिए कि अगर धर्म का मुद्दा कोई ले आए तो वो अपनी छोटी ज़रूरतें भूल जाते हैं। एक राजनीतिक पैतरा है, और दूसरा हमारी भी कहीं ना कहीं मेमोरी वीक है, हम लोग जल्दी भूल जाते हैं। मुझे लगता है कि जब चुनाव आए तो हर पहलू पे जब तक वो ना सोचें तब तक उनको वोट नहीं करना चाहिए। राजनीतिक पार्टी है, जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट कोई बेचने आता है तो उसकी अच्छाइयाँ बताता है। तो जब पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं वो अच्छा ही अच्छा दिखाती हैं, वो ख़राब चीज़ें फिर आपको भूलने पे मजबूर कर देती हैं, आपको नई नई चीज़ें सामने रख देती हैं। मुद्दों को नहीं भूलना चाहिए। मुद्दे हमारे सामने हैं, बहुत सारे हैं, चाहे वो बेरोज़गारी हो, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो कोविड हो, चाहे वो बेरोज़गारी हो। कहीं ना कहीं हम लोग को सोचना चाहिए वोट करने से पहले। सर, आपने कोरोना का जिक्र किया, तो क्योंकि हमने देखी 2 लहर देखी, उसमें आपने जो बात भी की कि हमने बहुतों को खोया भी, तो इस बार की क्योंकि तीसरी लहर भी आ चुकी है, आपको क्या लगता है कि इस बार कितना हमारा सिस्टम तैयार है इस लहर से लड़ने के लिए, या क्या मतलब हम लोग उसमें क्या सुधार देख सकते हैं? और देखिए, मुझे कहीं भी सिस्टम अभी तैयार नहीं दिख रहा। जिस हाल पे हम लोग पहली लहर पे थे उसी हाल में आज भी हैं।
फर्स्ट लहर वॉज ए इंडिकेशन कि हम लोग को तैयार रहना है। सेकेंड लहर उनको लगा कि अब पहली लहर निकल गई तो सेकेंड लहर नहीं आएगी, लेकिन सेकेंड लहर वॉज वेरी डेंजरस। पहले वाली में लोगों ने अपनी जान नहीं गंवाई, दूसरी वाली में लोगों ने बहुत अपनी जान गंवाई। अब ये तीसरी लहर हम लोग के सामने है। हमें लगता है कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा सावधानी अगर बरतने है तो वो भी आम इंसान को बरतनी, उस सिस्टम का कोई हाथ नहीं है। सिस्टम हमें क्या देगा, हमें टाइमली मेडिसिन मिल जाए, हमें टाइमली जो है वो अगर बेड की व्यवस्था है, जैसे पिछली बार नहीं मिल पाई, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, पिछली बार मारामारी हो रही थी, 50-50 हज़ार के गैस ऑक्सीजन सिलेंडर्स लोगों ने परचेज़ किए थे। एक दिन मेरे पास फ़ोन आया, कहीं उनको एडमिशन नहीं मिल रहा था हॉस्पिटल में, एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने बहुत ज़्यादा कहने सुनने के बाद 50,000 रुपये फॉर ए बेड, जिसमें ऑक्सीजन साथ में उनको अवेलेबल करा रहे थे, 50,000 रुपीज़। अब वो नॉर्मल इंसान, एक गरीब आदमी कैसे उस चीज़ को अपना पाएगा? तो मुझे लगता है कि अभी भी सिस्टम तैयार नहीं है। उसके लिए ज़्यादा हम लोग को हॉस्पिटल्स चाहिए, ज़्यादा डॉक्टर्स चाहिए। डॉक्टर्स की आज देख लीजिए, डॉक्टर्स हड़ताल पे बैठे हुए हैं क्योंकि उनकी डिमांड्स हैं, कुछ वो पूरी नहीं हो पाई। तो कहीं ना कहीं हम लोग तैयार नहीं हैं, इसलिए ये सब हो रहा है। हमें तैयार रहना पड़ेगा। अगर हम और सर्वांगीण विकास के मुद्दों की बात करें, जैसे शिक्षा की अगर हम बात करें सर, तो आपको क्या लगता है कि हम बात तो करते हैं कि हम विश्व गुरु बनेंगे, लेकिन क्या हम उसके लिए तैयार हैं? हमारे देश की शिक्षा प्रणाली उस स्तर की है कि हम उस लेवल को क्रॉस कर पाएंगे? देखिए, पहले से परिवर्तन बहुत कुछ है, बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं हैं युवाओं को लुभाने के लिए। मुझे लगता है इसको और माइक्रो करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा हम लोग को ज़मीन पे जाने की ज़रूरत है। जैसे आज भी जो सरकारी स्कूल हम लोग के गांव में हैं, वहाँ पर जब हम लोग उनको मिड डे मील है, कई बच्चे मिड डे मील के लिए आते हैं, कई बच्चे स्वेटर के लिए आते हैं, शिक्षा के लिए नहीं आ रहे हैं। तो उनको शिक्षा की इम्पोर्टेंस बताना हमारी सरकारों का काम है, उनको एजुकेट करना, उनके पेरेंट्स को एजुकेट करना कि शिक्षा। अब आप कह सकते हो कि जब एक पढ़ा लिखा वर्ग बीकॉम और बीएड और एमकॉम और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, डिप्लोमा करने के बाद, डिग्रीज़ करने के बाद वो खाली बैठता है, तो वो जो लोअर लेवल वाले लोग हैं कह रहे हैं कि इतनी पढ़ने के बाद भी आदमी काम नहीं मिल रहा, तो हम लोग पढ़ के क्या करेंगे? तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि रोज़गार से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अगर हर पढ़ा लिखा इंसान उसको नौकरी मिल जाए, तो मुझे लगता है नीचे तबके के लोग हैं वो और अपने बच्चों को पढ़ाने में इन्फ्लुएंस होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं वो कमी है, लेकिन वो धीरे धीरे दूर होती दिख रही है। एजुकेशन एक मेन पार्ट है लाइफ का, और मुझे लगता है ज़्यादा ज़्यादा इसको और स्कूल्स और नीचे लेवल पे, कह लीजिए मोहल्ले लेवल पे या कॉलोनी लेवल पे एक अच्छे स्कूल्स, जो हम लोग के सरकारी स्कूल हैं उनके लेवल्स अच्छे होने चाहिए। अगर इन सब चीज़ों पे काम किया जाए तो लेवल अप हो सकता है एजुकेशन में। सर, क्योंकि ये मंच ये है जहाँ पे हम बात करते हैं कि प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स हो, तो आपको क्या लगता है कि वो कौन से मुद्दे हैं जिससे हमारे देश की राजनीति में बदलाव आएगा और एक हम प्रगतिशील पथ की ओर बढ़ेंगे? सबसे बड़ा जो एरिया है वो है एजुकेशन, उसके बाद है रोज़गार। आपको मालूम है आज इंडिया में जो प्रोग्रेसिव स्टेट्स हैं, जो बच्चे अच्छा पढ़ के निकलते हैं, वो इंडिया में काम करना नहीं चाहते, दे गोइंग अब्रॉड। तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में पहले क्या आता था, जैसे हम लोग जब पढ़ते थे हम लोग को लगता था कि नहीं यार, जैसे ही 10th पार करेंगे हम लोग को एनडीए की तैयारी करनी है, फिर 11th 12th हम लोग करके एनडीए में आर्मी की तरफ लोगों का रुझान था। लेकिन आज आर्मी की तरफ भी रुझान कम हो रहा है। आज उनका मन है कि मैं किसी तरह से ये कंप्लीट करूं, मैं अपना पेपर दूं, पेपर देके मैं किसी तरह बाहर सेटल हो जाऊं। उनको यहाँ सुविधाएं नहीं दिख रही, उनको यहाँ एजुकेशन नहीं दिख रही, उनको यहाँ नौकरी नहीं दिख रही। अगर इन 3 मुद्दों पे हम लोग काम करें, क्या हो रहा है कि हम लोग का फ्यूचर है, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं ना, कि बच्चे हमारा फ्यूचर इन्वेस्टमेंट है, और उस फ्यूचर को हम लोग इंडिया में रोक पाएंगे तब तो हम लोग का जो देश है वो भी ग्रो कर पाएगा। आप प्रोग्रेस की बात कर रहे हो, आप प्रोग्रेसिव इंडिया की बात कर रहे हो, तो प्रोग्रेस स्टार्ट्स विद देम, द यूथ। सबसे ज़्यादा युवा प्रधान देश है हमारा, और युवा हमारा देश छोड़ छोड़ के बाहर जा रहा है। जो लायक हैं आज वो बड़ी बड़ी कंपनीज़ में काम कर रहा है, लेकिन वो दूसरों के लिए काम कर रहा है, दूसरी कंट्रीज़ के लिए काम कर रहा है। हमें लगता है कि उन युवाओं को इस देश में रोकने के लिए यहाँ पर अच्छे रोज़गार, अच्छा मौका, अच्छा चांस मिलना चाहिए उनको। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, रोड्स अच्छी हैं, ट्रैवल अच्छा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन हमारा जो युवा है वो देश में टिक नहीं रहा, वो बाहर जा रहा है। उनको रोकने के लिए रोज़गार सबसे बड़ा मुद्दा है, एजुकेशन बहुत बड़ा मुद्दा है।
तो अगर इन पे काम करेंगे तो आने वाले कुछ टाइम में जब युवा बाहर ना जाके उनको जब सब चीज़ यहीं मिल जाएंगी, मुझे लगता है फिर चीज़ें अपने आप ठीक होने लगेंगी। धन्यवाद सर। ये थे दिलप्रीत सिंह जी। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।